हाँ तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स। आज हम लोग प्योरली फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फोर्स स्टार्ट करने से पहले आज कौन सा दिन है भैया? इंजीनियर्स डे है। तो हैप्पी इंजीनियर्स डे। जो हो चुके हैं उनके लिए, जो हो रहे हैं उनके भी लिए, और जो होने वाले हैं उनके लिए भी। समझ में आया? तो स्टोरी हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फोर्स। हमें पता है बेसिक क्लास 9th 9th में पढ़ाया जाता है फोर्स इज ए पुश आर पुल, सिंपल चीज़। लेकिन कहाँ पुश, कैसे पुश, कहाँ पुल, कैसे पुल, ये सब हमें वहाँ नहीं सिखाया जाता। बस बोला जाता है अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको बाहर से खींचो या धकेलो, है ना। तो उस ऑब्जेक्ट पे बेसिकली क्या लगा? एक्सटर्नल फोर्स लगा, और उसी को हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई यही हमारा फोर्स है। लेकिन क्लास 11th में जब लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत डिटेलिंग आपको पढ़नी पड़ती है, क्योंकि पूरा चैप्टर क्या है? फोर्स के ही बारे में कहानी है ना। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले किसके बारे में? फोर्स के बारे में समझना शुरू करेंगे एग्जैक्टली कि फोर्स क्या है, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक बातें, है ना। जैसे किसी ने बोला यार यहाँ पे काम आएगा बहुत ज़्यादा सिस्टम। क्या काम आएगा? सिस्टम। किसी ने बोला यार हमने सिस्टम पे एक फोर्स लगाया। किस पे फोर्स लगाया? सिस्टम पे। तो हमें ये समझना होगा कि भाई फोर्स का और सिस्टम का क्या लेना देना है। किसका फोर्स का और सिस्टम का क्या लेना देना है। तो कुछ बातें हम थोड़ा सा इसमें देखते रहेंगे टाइम पे। तो सबसे पहले बात आती है फोर्स की। किसकी बात आएगी? फोर्स। फोर्स क्या है, कैसे इसको हम समझें। तो मान लो हमारे पास एक इस तरह का एक सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो कई सारे पार्टिकल्स हों, A, B, C, D, E, F, है ना। ऐसे कई सारे पार्टिकल थे, छोटे या बड़े। जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है, उसमें कई तरह के मिक्सचर्स हैं और कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसका हमने नाम दे दिया। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? एक इंटरेक्टिव, एक क्या होता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इसको फोर्स से खींचेगा कहाँ? ये इसको खींचेगा ऐसे अपनी तरफ, है ना। ये इधर खींचेगा इसको, ये इसको खींचेगा। F खींचेगा किसको? D को अपनी तरफ। तो D खींचेगा F को अपनी तरफ, ऐसे खींचेगा इसको। बात समझ में आ रहा है? एक दूसरे को खींचते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये हमारा एक सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम है। बात समझ में आया? अच्छा, ये मान लो यूनिवर्स हो पूरा। क्या हो? ये हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, ठीक है ना। तो ये इस यूनिवर्स में ये हमारा एक सिस्टम था। इट में भी डिफरेंट प्लेनेट हो सकते हैं, है ना। ये डिफरेंट प्लेनेट हो सकते हैं, या एक क्रिस्टल के अंदर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब हमें अगर इसके बारे में बात करना हो तो देखिए, ये यूनिवर्स और सिस्टम के बीच का इंटरेक्शन, यूनिवर्स और सिस्टम के बीच, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट आपने सिस्टम के ऊपर ऐसे रख दिया, है ना। कहाँ रख दिया? इस सिस्टम के ऊपर रख दिया एक किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, ठीक। और ये क्या कर रहा है? इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। मान लो यूनिवर्स में ये हमारा सौरमंडल था, ये कोई दूसरा ग्रह, है ना, आके इस पे फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है बेसिकली। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। किसके बीच में? किसी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच का इंट्रैक्शन क्या कहलाता है? हमारा फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्स, है ना। तो फोर्स क्या होता है? हमने बोला आपसे फोर्स का अपना एक सीक्वेंस है। पहले बात कर लो इन्वायरमेंट का। क्या? इन्वायरमेंट। हमने बोला यार ये यूनिवर्स था, ये एक सिस्टम था, ये बाहर वाला, इस सिस्टम के बाहर वाला इसका इन्वायरमेंट ही तो हो गया। अरे हाँ कि ना। तो इन्वायरमेंट क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। किस पे अप्लाई करेगा भाई? सिस्टम पे अप्लाई करेगा। किस पे? सिस्टम। किस पे अप्लाई करेगा? सिस्टम पे अप्लाई करेगा। फिर सिस्टम में इस फोर्स की वजह से कुछ परिवर्तन आएगा, चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्या देखने के लिए मिलेगा? चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। चेंजेस
और ये किस टर्म में बेसिकली हम लोग चेंजेस मेजर करना चाहते हैं? एक्सेलरेशन के टर्म में। किसके टर्म में? एक्सेलरेशन के टर्म में। बात समझ में आ रहा है? ये एक्सेलरेशन के टर्म में हम लोग मेजर करना चाहते हैं। तो बेसिकली किसी ने बोला यार देखो ये इन्वायरमेंट और सिस्टम तक की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ फोर्स। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ फोर्स। इसे बोलते हैं लॉज ऑफ फोर्स या लॉ ऑफ फोर्स। बात समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यानी कि लॉ ऑफ फोर्स कहाँ के कहाँ किसके किसके बीच में आ रहा है भाई? इन्वायरमेंट है, फोर्स और सिस्टम है। ये इन्वायरमेंट था यूनिवर्स, ये हमारा सिस्टम था, उसके ऊपर से एक हमारा क्या कर रहा है? ये इन्वायरमेंट इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स। अच्छा, हम जो सेकेंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर में बेसिकली सेकेंड बोल रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ रहे हैं? ये जो सिस्टम है, सॉरी यानी कि फोर्स, सिस्टम और उसके अंदर का चेंजेस जहां हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आ रहा है कुछ कुछ स्टोरी? अरे हाँ कि ना? यानी कि फोर्स लगा सिस्टम पे, फिर सिस्टम के अंदर चेंजेस आए। इस विषय में जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं उसे बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन, है ना? तो ये जो हमारा पैरामीटर बना ये हमारा लॉज ऑफ मोशन। हमने लॉ लिया है, जब एक लॉ लोगे और कई सारे लॉज लोगे तो क्या हो जाएगा? ये लॉज ऑफ मोशन। और कई सारे फोर्सेस के बारे में स्टडी करोगे तो लॉज ऑफ फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका भैया? फोर्स का। फोर्स इज व्हाट? इट इज इंटरेक्शन बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम। इट इज इंटरेक्शन बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम। बात क्लियर हुआ? हाँ, इंटरेक्शन बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम या इन्वायरमेंट का सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है, दैट इज नोन एज फोर्स। बात समझ में आया? स्टोरी क्लियर हो रहा है? अब ये इंटरेक्शन कितने तरह का हो सकता है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ फोर्सेस आएंगे इसको आगे हम लोग देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है? अब हम लोग लॉज ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? लॉज ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना? समझ में आया? तो लॉज ऑफ फोर्सेस में क्या है? नेचर ऑफ फोर्स। पहले तो हम नेचर ऑफ फोर्स समझेंगे, कितने तरह का फोर्स होता है ना? तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी है वो लॉज ऑफ फोर्स हम जा रहे हैं पढ़ने। लॉज ऑफ फोर्स। लॉज ऑफ फोर्स में हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है भैया? इन्वायरमेंट होगा, इसमें कौन कौन होगा? इन्वायरमेंट होगा, फोर्स होगा और क्या होगा? सिस्टम होगा। इतनी बातें हमें अब समझनी है। तो हम लॉज ऑफ फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? लॉज ऑफ फोर्स में पहली बात हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ फोर्स। ये बेसिक चीज़ है हमारा आज का लेक्चर, बिल्कुल बेसिक है और इतना बेसिक है कि पूरी फिजिक्स जो आप 11th-12th में पढ़ोगे सब की बातें थोड़ी थोड़ी हो जाएंगी इसमें, है ना? नेचर ऑफ फोर्स है। क्या है? नेचर ऑफ फोर्स। तो नेचर ऑफ फोर्स का मतलब किस नेचर का फोर्स आपको पढ़ना है? तो पहला जो नेचर आता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर। अरे कौन सा फोर्स? आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर फोर्स, सुना होगा कहाँ कि न्यूक्लियर फोर्स भाई लगा इसलिए ये सब काम हो रहा है। एटम के अंदर, इनसाइड एटम क्या न्यूक्लियर फोर्स होता है? हाँ बिल्कुल होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियर फोर्स कैसे आता है? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंटर एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन। ये फोर्स क्यों जनरेट होता है? ये न्यूक्लियंस के बीच में लगता है। और क्यों, कब, कैसे? जब एक न्यूक्लियन अपना पाई मेसन क्या करे? एक्सचेंज करे दूसरे न्यूक्लियन के साथ, तो क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच में आता है। अब इसकी बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। ये ड्यू टू इंटर एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन होता है। पाई मेसन, समझ में आया? ड्यू टू इंटर एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स
इंटर एक्सचेंज किसका होता है? पाई मेसान का होता है, तब न्यूक्लियर फोर्स लगता है बिटवीन न्यूक्लियंस। और ये इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है किस पे? इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द न्यूक्लियंस एंड चार्ज ऑन द न्यूक्लियंस। मास और चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आया? न्यूक्लियर फोर्स ना मास पे डिपेंड करता है और ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है। ये खोपड़ी में बात आई कि नहीं आई? अरे हाँ कि ना? अच्छा सर, ये बेसिक बात हो गया। तो ये सबसे पहली बात इसके अंदर ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑन मास एंड चार्ज। तीसरी बात क्या होगी भैया? ये बहुत ही स्मॉल रेंज का होता है। क्या होता है? ये फर्मी लेवल का 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। इसका रेंज क्या होता है भैया? इसका 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का इसका रेंज होता है जनरली, या इसे बोल सकते हो फर्मी लेवल। कौन सा लेवल? फर्मी लेवल। 1 फर्मी को ही बोलते हैं 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि जो ये 10⁻⁻15 मीटर, ये बेसिकली डायमीटर ऑफ ए न्यूक्लियस होता है। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस का ऑर्डर हो सकता है 1 फर्मी मीटर का हो सकता है, 1 फर्मी का हो सकता है ना। यानी कि इसे बोलते हैं 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। यानी कि न्यूक्लियस किसी भी एटम का कितने साइज का होता है? 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का उसका डायमीटर होता है। बात समझ में आया? और एटम का डायमीटर लगभग कितना होता है? 10⁻10 मीटर का, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर होता है किसी भी एटम का, साइज ऑफ द एटम जो होता है। ठीक है ना, बेसिक चीज़। तो ये रेंज हो गया, ये हो गया। अब हम थोड़ी सी बात करें, ये क्या होता है कि हर एक न्यूक्लियंस के बीच में जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स होता है लगभग सेम होता है ना। क्या होता है? क्योंकि ये ना मास पे डिपेंड कर रहा है ना ही चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनका जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बेसिकली ये सब पे लगभग बराबर होता है। ये सब पे लगभग बराबर होता है। तो इनका जो ऑर्डर होता है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये क्या होता है? ज़्यादा होता है थोड़ा बहुत किसके कंपैरिजन में? फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना। क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होता है। आगे जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियस स्टडी करेंगे, तब हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि स्टेबिलिटी क्यों घटती है किसी भी एटम की, है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स जहाँ प्रोटॉन के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा, वहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसे ओवरकम बहुत कम कर पाता है। इसी वजह से न्यूक्लियर फोर्स का जो ऑर्डर होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में सबसे ज़्यादा होता है, और ये बराबर होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स का। और सबसे कम किस में होता है न्यूक्लियर फोर्स? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का। बात समझ में आया? इसके पीछे की मैं वजह भी आपको बता चुका हूँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ जैसे जेई मेन या छोटे मोटे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें ऑर्डर कभी कभी पूछ लेता है कि दो प्रोटॉन के बीच में दो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज बताइए, मतलब ऑर्डर बताइए। तो रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करते हैं, इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर छोटे मोटे सवाल पूछ लेते हैं ऐसे लॉलीपॉप टाइप के, है ना। ठीक है, तो क्या है भैया? न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, ये हम जो भी पेयर देख रहे हैं ये बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट करके देखा गया कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये बराबर होता है 100 टाइम्स, ये 100 गुना बड़ा होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो ऑर्डर होता है उससे 100 गुना बड़ा होता है कौन? न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है ये 100 गुना ज़्यादा बड़ा होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगता है। बात समझ में आ रहा है? और ये कितने गुना बड़ा होता है? 10⁻38 टाइम्स बड़ा होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो कि छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी लॉलीपॉप टाइप का सवाल होता है ना। क्लियर है? इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स समझ में आया कहाँ होगा, क्या इसकी प्रॉपर्टी है? क्लियर है? पाई मेसन, ये स्पेलिंग थोड़ा सा इसका देख लेना, MA होता है भाई, मेसन होता है, मेसन। हाँ, ये फर्मी लेवल है। ठीक है,
क्लियर है? तो इसको उठाते हैं, आगे मूव करते हैं। नेचर ऑफ फोर्सेस में पहला हमने फोर्स देखा न्यूक्लियर फोर्स का, किसका? न्यूक्लियर फोर्स का। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे। जैसे हमने प्रोटॉन के बारे में बात किया, तो नेचर ऑफ द फोर्सेस में अगला हमारा नेचर क्या है भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। कौन सा नेचर? दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भैया क्या है? इसको भी देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली कूलम्बियन फोर्स, आगे जाके कूलम्ब्स ला पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उसमें पढ़ाया जाएगा, है ना? क्लास 12 का पहला ही चैप्टर अगर देखा जाए तो है, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता है भाई, कूलम्ब्स ने बोला कि अगर दो मतलब चार्जेस हमारे पास हो, मान लीजिए एक का नाम Q1 हो और दूसरा का नाम Q2 हो, है ना? तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है इन पे साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। तो मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होते तो एक दूसरे को रिपेल करते, क्या करते? रिपेल करते, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 दैट विल बी इक्वल टू 1/, अगर ये कहाँ रखा है? वैक्यूम में रखा गया है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फोर्सेस का। ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² होता है। R क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। समझ में आया? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है। किसके बॉडी, कौन सी, किस नेचर का बॉडी होना चाहिए? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों आता है? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज, इंटर एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोटॉन का एक्सचेंज होता है तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। क्या आता है? तो सबसे पहला इसमें जो बात बेसिक है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये ड्यू टू इंटर एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। क्यों होता है भैया? ड्यू टू इंटर एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल दिया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने बोल दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने जिक्र किया। अभी हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, या पूरा बोल लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो फोटॉन का एक्सचेंज होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फोर्स, सिंपली बोल दीजिए, है ना? तो इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हम बोल देंगे साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों बातें आ गई, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ गया और मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कब लगता है? जब इंटर एक्सचेंज होता है फोटॉन्स का। बात समझ में आया? क्लियर है? थोड़ा बहुत बात समझ में आ रहा है? ये इसका एग्जांपल हमने दे दिया कि भाई कैसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब आगे बात हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फोर्स में। किसके बारे में बात करते हैं? मैग्नेटिक फोर्स में। किसी ने बोला यार हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था, ये मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स है ना? किसी ने बोला यार हमारे पास दो चार्ज, मतलब एक चार्ज बॉडी था। क्या था? चार्ज बॉडी था। इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। ऐसे ये चार्ज बॉडी था, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड का साइन मैं बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? ये चार्ज बॉडी है, v वेलोसिटी से हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया इसमें, ठीक है? तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो जो एक चार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स। ये लॉरेंज फोर्स है। लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू होती है F नेट इसे बोल सकते हो, ठीक है ना? ये होता है Q इंटू ई प्लस वेलोसिटी, सॉरी ऐसे रख देते हैं, चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी v क्रॉस v कर देते हैं। तो ये बेटा आता है लॉरेंज फोर्स। नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज बॉडी इज इक्वल्स टू Q इंटू ई प्लस Q v क्रॉस b। Q इंटू वी जो यहाँ पे लिखा है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पे Q v क्रॉस b होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, है ना? तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स इसे बोलते हैं, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स इसे बोलते हैं। इन दोनों से मिलकर इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा ये हमने बता दिया, ठीक है?
तो ये नेचर हमने बता दिया इसके बारे में कि चार्ज बॉडीज के बीच में कैसे फोर्सेस लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो तब कैसे फोर्सेस लगता है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, किस नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज नोन एज लॉरेंट फोर्स। बात समझ में आया? क्लियर है? आगे इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है फोर्सेस के नेचर का, ठीक है ना। अच्छा, और सर बताइए और कितने तरह का फोर्स होता है, कितने तरह का फोर्स होता है? एक और फोर्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाते हैं, बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैटायंस और एनायंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो उनमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का, यानी कि कैटायन या एनायन का, तो उनके बीच में एक पार्शियल इंटरेक्टिव फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज वान डर वाल फोर्सेस, दैट इज नोन एज वान डर वाल फोर्सेस। और इसे लंदन फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं, है ना। और भी एक आध नाम होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी केमिस्ट्री पढ़े कई साल हो गया, ठीक है ना। तो वान डर वाल फोर्सेस जो है DER होता है ना, वान डर वाल फोर्सेस क्यों पैदा होता है भैया? बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है किसका? चार्जेस का, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? एक इंटरेक्टिव फोर्स लगता है। क्या लगता है? इंटरेक्टिव फोर्स लगता है। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अरे यार मैं इलेक्ट्रॉन लिख दिया, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब था आइदर कैटायन और एनायन। ये कैटायन एनायन दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जहां होता है वहां पे क्या लगता है? वान डर वाल फोर्सेस लगते हैं। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है, लंदन फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये नेचर ऑफ फोर्सेस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। पहला हमने क्या पढ़ा? अभी ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी है, पहला हमने पढ़ा क्या? न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा। तीसरा पढ़ा हमने वान डर वाल फोर्स। चौथा भी हमारा मेन कैरेक्टर बाकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चौथा क्या है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। भैया ये क्यों होता है? दो मास बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या दे? ग्रेविटांस दे। साइंटिस्टों ने सर्च किया कि भाई अगर फोटॉन एक्सचेंज हो रहा था किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, है ना, न्यूक्लियर फोर्स में पाई मेसॉन रिलीज हो रहा था, तब फोर्स लग रहा था। भाई कोई तो वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगे। अरे हाँ, तो साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा कि भाई देखो भी एग्जैक्ट इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है, तो लोगों ने बोला यार एक मास m1 है और दूसरा मास मान लो m2 है, ये दोनों के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर हम मतलब दोनों को रख दे रहे हैं। r डिस्टेंस की दूरी हम देख रहे हैं कहाँ से? सेंटर फ्रॉम बोथ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अच्छा भाई, r डिस्टेंस दोनों के सेंटर के बीच का है, और अगर एक ऑब्जेक्ट ने अपना ग्रेविटांस, है ना, क्या किया? ग्रेविटांस एक्सचेंज किया दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी कुछ ना कुछ अनबैलेंसी टाइप की चीजें क्रिएट होगी, अनबैलेंस चीजें होंगी, और बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंसी क्या क्रिएट होगा? एक फोर्स लगेगा जिसे बोला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसे क्या बोला गया? जैसे NaCl का एग्जांपल देख लो, जिसे बोलते हैं क्या? Na+Cl-, उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वही आयनिक बॉन्ड हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, मतलब जो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ? चार्जेस का एक्सचेंज हुआ, हमने बोला उसको फोटॉन का एक्सचेंज हुआ। क्या बोला? फोटॉन बोला था। उनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स लगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में हम मानते हैं कि भैया ग्रेविटान नाम का पार्टिकल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मूव करता है, जिसकी वजह से उन बॉडीज के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अरे हाँ, अबे तुम लोग कहानी सुन रहे हो कहाँ से बैठ के? हॉलीवुड वाली कहानी चल रही है आज? हाँ, ऐसे तो लग रहा है मुंह बनाया वैसे 32 कोने में, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग मानते हैं कि ड्यू टू इंटर एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटांस,
ग्रेविटांस, ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगता है। इसका फार्मूला बताया भैया, न्यूटन बाबा ने बताया, न्यूटन तो हर जगह मौजूद थे। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा भैया कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। तो दे कैन अट्रैक्ट विथ दिस फोर्स दैट विल बी इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया? ये हमारा नेचर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमने कैसे डिफाइन किया चार अलग अलग फोर्सेस को। बात समझ में आया? मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छी बात है सर। इसका रेंज क्या होता है? बहुत हाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज अच्छा होता है ना? धरती के ऊपर कितना भी फेंक दो अट्रैक्ट करता है ना। अच्छा, चलिए भैया आगे हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करें? नेचर ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ लिया भाई। अब दूसरा कैरेक्टर देखिए, कौन सा है कैरेक्टर? क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस जरा हम देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले हमने नेचर ऑफ फोर्सेस देख लिया, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस देखते हैं। देखिएगा बहुत, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। भैया कितने तरह का फोर्स होता है, किस किस बेसिस पे आप डिवाइड करना चाहते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। पहला कैटेगरी जो है ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। on behalf of internal and external forces, on behalf of external and उनको बुलाइए, उसको बंद करिए, पहले उसको बंद करिए जो कर रहे हैं आप, उनको देखिए। जब on behalf of internal and external forces, on behalf of कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, कौन फोर्स कंजर्वेटिव है कौन नॉन कंजर्वेटिव है? on behalf of कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बहुत मजा आएगा इसका, बहुत अभी देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा ये पूरा कितना इंटायर फिजिक्स में कौन कौन से फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है और क्या थीम है बेसिकली स्टडी करने का। ठीक है ना? फिर है ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्टैक्ट एंड फील्ड फोर्स, है ना? तीसरा है ऑन बिहाफ ऑफ, क्या है? कॉन्टैक्ट एंड फील्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्सेस जो भी है ना? आगे देखेंगे हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ चेंज, ऑन बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ चेंज। ये नेचर ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है पता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो क्या परिवर्तन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसके बेसिस पे हम फोर्सेस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ये बेसिकली चार कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम आपको फिजिक्स में जहाँ जहाँ फोर्स का नाम आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया पूरा, है ना, ग्रेविटेशन पूरा हो गया, ठीक है, ये जो अभी चैप्टर चल रहा है टेंशन वेंशन बाकी चीज़ें, है ना, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, ड्रैग फोर्स हो गया, एयर ड्रैग फोर्स हो गया, फ्लूइड का प्रेशर हो गया या फोर्स हो गया, है ना, तो दुनिया भर की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरी फिजिक्स में जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बेसिक हम जानकारी इसमें लेंगे। तो पहला कैटेगरी हम लोग देखने वाले ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल एंड फोर्सेस। चलिए अब फिर से अपनी रेस को बढ़ाते हैं हम लोग। अभी तक तो बहुत बेसिक चीज़ चल रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो भाई साहब ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस हमने दो वर्ड अभी आपको बताया था, एक बताया था यूनिवर्स यानी कि इन्वायरमेंट, दूसरा बताया था सिस्टम, बताया था, अरे हाँ कि ना। तो मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम हो, मान लीजिए एक बस में सबके सब बैठे हुए हैं सारे, मान लो ये क्लास एक बस होता, ये क्लासरूम एक बस होता, एक दूसरे को अगर पकड़ के खींचो तो दैट इज नोन एज इंटरनल फोर्सेस, दैट इज नोन एज इंटरनल फोर्सेस। बात समझ में आया? दैट इज नोन एज इंटरनल फोर्सेस, दैट इज नोन एज इंटरनल फोर्सेस।
उसको बंद करके रखिए अभी क्लास में, उसको मत यहाँ खोल के, एकदम शांति से देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, है ना। ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस में अगर हम लोग बात करें, ये मान लीजिए हमारा सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम में मान लीजिए कई सारे लोग हैं, है ना, कई तरह के हैं, इनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इंटरेक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स लग रहा है। बात समझ में आया। ये मान लीजिए इनको खींच रहे हैं, तो ये इस तरह के फोर्सेस बेसिकली कई सारे, ये लगा रहा है F1 मान लीजिए, ये F2 मान लीजिए, ये F3 मान लीजिए, ये F4 मान लीजिए, F5 मान लीजिए, F6 मान लीजिए, F7 मान लीजिए, है ना, F7 हो गया, ये F8 मान लीजिए, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, हो सकता है और भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, है ना। तो इंटरनल फोर्सेस क्या है, एक्सटर्नल, मान लीजिए ये आपने रख दिया एक ऑब्जेक्ट ऐसे इसी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये इस पे अपना ऐसे फोर्स लगा रहा है, इसको इस तरफ धकेल रहा है ना, तो बदले में ये भी फोर्स, ये भी ऑब्जेक्ट इसको ऐसे धकेल रहा है ना। तो इसको मान लीजिए ये हो गया आपका, ये F1 फोर्स हो गया, ठीक है ना। और ये सिस्टम अट्रैक्ट किया जा रहा है किसी के द्वारा, ये यूनिवर्स है, ये सराउंडिंग्स है या यूनिवर्स, इसको मान लीजिए ये हमारा ब्रह्मांड है, क्या है, यूनिवर्स है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कुछ अलग टाइप का सिस्टम हो, ठीक है, ये F2 फोर्स से इसको खींच रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलिए। ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम के अंदर के सारे फोर्सेस हो गए, और ये F1 और F2 सिस्टम के बाहर के फोर्सेस हो गए, अरे हुए कि नहीं हुए। अच्छा, तो सम ऑफ नेट फोर्स कहाँ के, इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका सम जब करने जाओगे तो ये आएगा इक्वल टू 0, क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्सेस लगते हैं उनका अगर सम बाहर से खड़े होकर देखोगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। एंड बिकॉज ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, कौन सा नेट फोर्स, इंटरनल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस का हमने सम किया तो हमको 0 नजर आया, कितना नजर आया, एंड दिस इज ओनली द रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन या गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था कि इंटरनली अगर ऑब्जेक्ट के पास तो इंटरनल फोर्सेस होते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में चेंज नहीं ला सकता। अगर बम वगैरह छोड़ दो, एटम बम, बाकी चीजें छोड़ दो, है ना, सिंपल चीजें अगर पकड़ो, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, या ये हमारा मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के अंदर बहुत सारे एटम्स है ना, एक दूसरे को खींच रहे होंगे कि नहीं खींच रहे होंगे, लेकिन ये क्या उन खींचने की वजह से ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। अगर मेरा हाथ इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ ना ले जाए तो क्या ये ऑब्जेक्ट इधर इधर जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो न्यूटन ने सबसे पहले इंटरनल फोर्सेस के बारे में स्टडी किया, भाई देख लो सारे के सारे इंटरनल फोर्सेस का हम सम कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, सम कर दे रहे हैं। और जब सम कर रहे हैं तो इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर इक्वल टू करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर इस पे नेट फोर्स लग रहा होता तब भी ये ऑब्जेक्ट चलता, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ कि ना। तो क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का सम क्या आता है, 0 आता है, इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनल फोर्स अपने प्रेजेंट स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया इसी को बोला गया। बात समझ में आया। अच्छा, ये सिस्टम के बाहर एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर तुमने रख दिया, इस सिस्टम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये इसको प्रेस कर रहा था, मतलब दबाएगा ना नीचे, अरे हाँ कि ना। तो अब ये F1 और देखिए ये दूसरा एक प्लेनेट है, मान लीजिए ये इस सिस्टम को अपनी तरफ खींच रहा है F2 फोर्स से, क्या किस फोर्स से, F2 से। तो यहाँ है इंटरनल फोर्सेस और ये बाहर लग रहा है, इस सिस्टम के बाहर से जो फोर्सेस लगाए जाते हैं दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस। बात समझ में आ रहा है। इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, क्लियर हो रहा है। तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, क्या बोलते हैं। तो यहाँ F1 एंड F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है भाई, क्या है, एक्सटर्नल। क्लियर हो रहा है टॉपिक, इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर हो गया। इसको मिटाएं। और देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, आगे जब फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ोगे, आगे जब टेंशन पढ़ोगे तो ये दिमाग पूरा लगना चाहिए कि भाई इंटरनल कौन होगा, एक्सटर्नल कौन होगा। किसी बोलेंगे सिस्टम, किसी बोलेंगे आउटर, यानी कि एक्सटर्नल कौन होगा, इंटरनल कौन होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में मैक्सिमम बच्चे इसी वजह से अटकते हैं, जहाँ पे सिस्टम कंसीडर किसको करना है, एफबीडी कैसे बनाना है, आता ही नहीं है भाई। पहले इन्हें यही नहीं पता होता कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इंटरनल फोर्स क्या होगा।
हम किसको सिस्टम मानेंगे, किसको सिस्टम नहीं मानेंगे, है ना। तो बेसिक बेसिक मुद्दा है, इसलिए ये सारी बातें हम आपको पढ़ा रहे हैं। आगे की कहानी बड़ी तगड़ी होने वाली है। इसे मिटाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल खत्म हो गया बवाल। अरे हाँ, अच्छा ठीक है भाई। अब कुछ बात आपसे करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, है ना। एक एग्जांपल और देते हैं जो आप पढ़ोगे अभी आगे। मान लो धरती माता होती, मान लो ये धरती माता है ना, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। ये मान लो अर्थ का सेंटर होता, क्या होता, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। और एक ऑब्जेक्ट आपने यहां पे उठा के रख दिया इसके सरफेस पे, ये क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ है, इसका मास m है, क्या मास है, m है। तो धरती माता इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इसको खींचती है टुवार्ड्स इट्स सेंटर, टुवार्ड्स इट्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी आगे आप पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ आगे आप पढ़ेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो सुना होगा नाम ना। लोग कहते हैं भैया अच्छा काम करोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे काम करोगे तो बुरे बनोगे, है ना। ऐसा कोई नहीं कहता कहाँ गंदे काम करके आप अच्छे बनोगे, नहीं कहता ना। तो धरती माता इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेंगी, तो बदले में ये भी कहेगा धरती माता से, मामा या माता, माता हे देवी, हमारे ऊपर mg का फोर्स लगाए हो, हम भी आपके ऊपर क्या करेंगे, mg का फोर्स लगाएंगे। अरे हाँ कि ना। इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, ये धरती माता है, इनका जो मास का ऑर्डर होता है 10 to the power 24 kg का ऑर्डर होता है भैया मास का। और ये कितना होगा, 2 किलो, 4 किलो, 1 कुंटल, 10 किलो, 50 कुंटल, 1000 कुंटल, यही हो सकता है। अच्छा, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, हाँ, धरती माता का इनर्शिया ज्यादा है ना। तो ये ऑब्जेक्ट खींचेगा धरती माता की तरफ कि धरती माता इसकी तरफ खींचेंगी, खींचते दोनों हैं, लेकिन परिवर्तन इसमें नेग्लिजिबल होता है, दिखता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया इन्हीं के ऊपर ज्यादा असर लगेगा, क्योंकि इन्हीं के पास ज्यादा एक्सेलरेशन भर भर के आएगा। ये इसी वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में उछाल दो, कहाँ आया, बिकॉज इनकी औकात बहुत कम है, ये धरती माता को हिला नहीं सकते। समझ में आया, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ इज बहुत ज्यादा है इसके इनर्शिया से। बात समझ में आया। इसलिए किसको चेंज होना पड़ेगा, इनको अपना प्रेजेंट स्टेट चेंज करना पड़ेगा। धरती माता अपना प्रेजेंट स्टेट चेंज नहीं करने वाली है इस छोटे से बच्चे की वजह से। हाँ, तो mg ये होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, जनरली आगे पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। इसे बोलते हैं एक्शन। क्या है भैया, एक्शन। तो बदले में धरती माता को भी ये ऑब्जेक्ट खींचेगा, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शन ऐसे ही पढ़ते थे, आर एक्शन लिख देते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसे लिखे हैं। तो ये रिएक्शन इसी वजह से यहाँ लिखा है, इसका पूरा नाम है रिएक्शन ही है। समझ में आया। अच्छा, तो भाई साहब बेसिक चीजें समझ में आई। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स समझ में आ रहा है। ये कैसे फोर्सेस हैं, कांटेक्ट टाइप के फोर्सेस हैं। कैसे फोर्स हैं, ये जब कांटेक्ट में था सरफेस पे तो हमको समझ में आया भाई कांटेक्ट टाइप का फोर्स। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट हवा में भी होता ना, ये ऑब्जेक्ट हवा में भी होता ना, तो धरती माता इसको अपनी तरफ खींचती। बेटा mg से नीचे आओ, धरती माता आप भी थोड़ा हेल्प करो, है ना। बात समझ में आया। तो अगर सरफेस पे रहेगा तो कांटेक्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, और सरफेस हवा में रहेगा तो नॉन कांटेक्ट में बदल जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का फोर्स है। कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत बात समझ में आया। अरे हाँ कि ना। लेकिन अगर किसी ने बोला mg एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है, mg इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल, अरे भैया एक्सटर्नल फोर्स है। धरती माता ऑब्जेक्ट के अंदर घुस गई है क्या, ऑब्जेक्ट के बाहर से फोर्स लग रहा है ना, तो इंटरनल कहां से हो गया। गधों को कितना भी समझा लो गधे ही रहेंगे। अरे वो पिछवा कुछ बैठ के इंटरनल बोल रहे थे गधा। ठीक है, मिटाएं इसको।
हाँ ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स आप किसे कहेंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे, क्योंकि आगे आएगा वर्क पावर एनर्जी, आगे आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो टॉपिक चलने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे बहुत जगह काम आएगा, है ना। कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा,